जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो स्पेशली भारत के भूगोल से संबंधित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% होता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है, याद रखिएगा। और पहला है रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। दूसरा है कनाडा। और कभी कभी आपको एग्जाम में भारत 7वां है तो आप तो सभी स्टूडेंट 7वां तक याद कर लिए। 8वां पूछ देता है तो 8वां अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना, याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये 2.42% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कितने नंबर के स्थान पर आता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा आता है, लेकिन वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान में अभी तो जनगणना नहीं हुई है, लेकिन वर्तमान डाटा के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत फर्स्ट नंबर पर आ गया है, चाइना को पछाड़कर। चलिए तीसरा देख लिए। चौथा प्रश्न है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है। तो उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 3214 है और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत के तटीय भाग की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। लगभग याद रखिएगा 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। तो याद रखिएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। अगर दूसरा पूछ दे तो आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। पहला गुजरात और दूसरा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो ये सुंदरवन का डेल्टा है, जो वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। अगला है कि किस नदी को असम का शोक कहा जाता है। तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? जो सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, कोसी। अगला प्रश्न है कि किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये लोकटक झील है, जो मणिपुर में है। उस राष्ट्रीय पार्क का नाम है केबुल लामजाओ, याद रखिएगा, केबुल लामजाओ। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ये तराई भाग में। किस भाग में? तराई भाग में। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जो राजस्थान में है और इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर।
गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये यमुना है। और ऐसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये कावेरी नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है यार, सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, जिसको वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो ये K2 है, जिसको गॉर्डन ऑस्टिन कहते हैं, जिसका ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री है, जिसको बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये कच्छ है, जो गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये माहे है, जो पुडुचेरी का जिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। कौन है? गोवा है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? तो ये मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन वाला राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश। अगर इसी में प्रतिशत लगा दे कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा कौन है? तो मिजोरम है। प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? तो मिजोरम में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन है? तो न्यूनतम वन हरियाणा में है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ये कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली है, जो असम में है। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी असम में ही है, जिसका नाम है उमानंदा। क्या है? उमानंदा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है। और IST जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? तो ये श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो ये मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा का निर्धारित किया गया था? तो ये शिमला समझौता के तहत किया गया था। और कब किया गया था? तो 1914 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ये बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096.7 किलोमीटर। और ये पश्चिम बंगाल से, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। और सबसे छोटा अफगानिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और ऐसे पूछे, सीधे आपसे पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। चलिए, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। किसमें? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है जो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो ये काराकोरम दर्रा है। कौन है? काराकोरम दर्रा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है सिपकिला दर्रा। अगला प्रश्न है कि किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? तो जो जवाहर सुरंग है ये बनिहाल दर्रा में है। किसमें है? बनिहाल दर्रा में है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो जब बारिश और हिमपात दोनों होगा तो उसको स्लिट कहते हैं। उस अवस्था को स्लिट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं? तो ये थाईलैंड को कहा जाता है।
थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो इसको ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल जिसमें सारी मौसमी जो घटनाएं होती है सभी क्षोभ मंडल में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समस्त मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर। अगला प्रश्न है कि डेथ वैली यानी मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? तो ये डेथ वैली जो है ये मोजावे मरुस्थल में है। और मोजावे मरुस्थल कहाँ है? तो ये कैलिफोर्निया अमेरिका में है। कैलिफोर्निया अमेरिका में है। मोजावे घाटी को डेथ वैली या मौत की घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान तीसरा है। तो इसमें क्वेश्चन और उठेगा कि प्रथम और दूसरा स्थान किसका है? तो फर्स्ट स्थान है इंडोनेशिया का। प्रथम इंडोनेशिया का और दूसरा है फिलीपींस का। किसका? फिलीपींस का। और भारत में नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो तमिलनाडु केरल राज्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खदान का उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक खदान का उत्पादन ये उत्तर प्रदेश करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो भारत में धान होती है। और धान के लिए कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। गंगा के किनारे जो मिट्टियां हैं वो जलोढ़ मिट्टी है और वहां पर धान की खेती ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो गया है? तो याद रखिएगा अभी वर्तमान डाटा के अनुसार महाराष्ट्र हो गया है। और सब जब भी बहुत सारी किताबों में मिलेगा कि केरल, लेकिन वर्तमान डाटा के अनुसार महाराष्ट्र हो गया है। और काजू के उत्पादन में महाराष्ट्र 1 नंबर पर, केरल 2 नंबर पर हो गया। अगला है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य? तो ये मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला है कि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन स्थित है वो कौन है? तो पृथ्वी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है। पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है। प्रथम बृहस्पति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। और इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी अपने धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो ये घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो ये परिक्रमण गति से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड यानी 365 दिन 6 घंटा लगभग में उसको मान लिया जाता है। चलिए अगला है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे वर्ष को सौर वर्ष कहा जाता है। और प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान कौन ग्रह है? तो ये शुक्र ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की उपस्थिति होने के कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा है, जिसको जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्र में उठने वाले जो ज्वार भाटा है ना, उसका वजह क्या है?
तो अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का जो अनुपात है 11:5 में होता है, जिसमें अगर ज्वार जो भाटा उठता है ना, उसमें सूर्य का जो अनुपात ज्यादा है, लेकिन ज्यादा शक्ति इसमें चंद्रमा का लगता है, क्योंकि चंद्रमा जो है नजदीक है, जिसके कारण इसमें ज्यादा शक्ति चंद्रमा का लगता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो ये टाइटेनियम है, आशा धातु जिसको बोलते हैं। चलिए अगला है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो ये 57% भाग हम लोग चंद्रमा का देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा धरती की परिक्रमा और घूर्णन कितने दिनों में करती है? तो 27 दिन 8 घंटों में कर लेती है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है लिबर्टीज पर्वत। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग जो 1969 में गए थे, उनके साथी थे सर एडविन एल्ड्रिन। कौन थे? एडविन एल्ड्रिन। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? तो 21 जुलाई 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपोलो 11 से। अगला प्रश्न है कि प्रकाश चक्र क्या है? तो प्रकाश चक्र है कि वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, उसी को प्रकाश चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूरब है। अगला प्रश्न है कि किस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे क्या कहते हैं? जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे दीर्घवृत्तीय कक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एप्साइड रेखा क्या होती है? तो एप्साइड रेखा वह रेखा होती है जो उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसे एप्साइड रेखा कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि अपसौरिक क्या होता है। तो अपसौरिक जो उसे कहते हैं, उपसौरिक, तो उपसौरिक 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, उसी घटना को उपसौरिक कहा जाता है। ये 3 जनवरी को होती है। और अगला है अपसौरिक, मतलब अप उठना। तो 4 जुलाई को घटना होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, उसी को अपसौरिक कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये डेट पूछ देता है कि अपसौरिक घटना 4 जुलाई को और उपसौरिक 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, पश्चिम से पूरब की ओर, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। चलिए, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना गया है? तो ये विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना गया है। देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है, जो देशांतर है। और किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो स्थान पर समय का ज्ञात जो होता है ना, देशांतर के आधार पर, देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। और इसमें 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है? तो 111.3 किलोमीटर हो सकती है। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, उसको जोन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्यग्रहण क्या है? तो जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, उसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अगला है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण क्या है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, उसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? तो ये पूर्णिमा की रात को होता है। अगला है कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो समय का निर्धारण एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। कितना? 4 मिनट का। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है, और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 1884 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्मांड की रचना से है। जॉर्ज लेमेंथियर इसका सिद्धांत को खोज किया था, प्रतिपादन किया था। अगला है कि सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक